हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आप लोग पढ़ेंगे जानेंगे मार्क्स का अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, उसके वर्ग संघर्ष यानी क्लास स्ट्रगल का सिद्धांत और मार्क्स के सामाजिक क्रांति का सिद्धांत, उनके राज्य का सिद्धांत और धर्म से उनकी अवधारणा, धर्म की अवधारणा मार्क्स के अनुसार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले का जो वीडियो अपलोड हुआ है मार्क्स चैप्टर का, उसमें आपको इनका जीवन परिचय और उनके मेन जो सिद्धांत है वो और उनके इम्पॉर्टेंट बुक्स यानी थीसिस ग्रंथ के नाम वगैरह पता चलेंगे। तो उसका लिंक आपको मिल जाएगा कमेंट बॉक्स पे। इस पर आपको पूरा वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का लिंक है, आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं। मार्क्स का अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत क्या है? मार्क्स थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत मार्क्स की आर्थिक अवधारणाओं का मूल आधार है, जिसका प्रतिपादन वह पूंजीवादी व्यवस्था में पूंजीवादियों द्वारा किए जाने वाले श्रमिक शोषण को स्पष्ट करने के लिए करता है। मार्क्स द्वारा प्रतिपादित यह अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत मूल्य के श्रम सिद्धांत लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू पर आधारित है। इस सिद्धांत के आधार पर मार्क्स प्रत्येक वस्तु के दो तरह के मूल्य बताता है। एक है उपयोग मूल्य यानी यूज वैल्यू और दूसरा है विनिमय मूल्य यानी कि एक्सचेंज वैल्यू। उपयोग मूल्य का निर्धारण किसी वस्तु की उपयोगिता का आधार पर तय होता है, लेकिन किसी वस्तु के मूल्य निर्धारण में उपयोग मूल्य की भूमिका महत्वपूर्ण नहीं होती है, वरन विनिमय मूल्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। उदाहरण के लिए, जैसे कुएं में भरा पानी उपयोगी होने के कारण उपयोग मूल्य तो रखता है, लेकिन जब तक उसे कुएं से खींचकर बाहर नहीं निकाला जाता तब तक उससे प्यास नहीं बुझाई जा सकती। अतः इस उद्देश्य से उसके कुएं से बाहर खींचने हेतु जो श्रम उस पर व्यय किया जाता है वही उसका विनिमय मूल्य निर्धारित करता है। इस आधार पर मार्क्स का कथन है कि प्रत्येक वस्तु का वास्तविक मूल्य वह श्रम है जो उसे मानव उपयोगी बनाने हेतु उस पर व्यय किया जाता है, क्योंकि वही उसमें विनिमय मूल्य पैदा करता है। इस प्रकार मार्क्स किसी वस्तु पर व्यय किए गए सामाजिक दृष्टि से उपयोगी श्रम को ही उसके वास्तविक मूल्य का निर्धारक तत्व सिद्ध करता है। इसी श्रम के सिद्धांत पर मार्क्स का अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत आधारित है। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए मार्क्स कहता है कि वस्तु के विनिमय मूल्य को निर्धारित करने वाला श्रम यद्यपि श्रमिक के द्वारा किया जाता है, लेकिन वह श्रम तभी उत्पादक होता है जबकि उसे उत्पादन के अन्य साधनों जैसे पूंजी, भूमि, तकनीक आदि के साथ उत्पादन कार्य में प्रयुक्त किया जाए। लेकिन पूंजीवादी व्यवस्था में उत्पादन के ये अन्य साधन श्रमिकों के हाथ में न होकर पूंजीपतियों के हाथ में होते हैं। अतः पूंजीपतियों का उत्पादन के इन अन्य साधनों पर स्वामित्व होने के कारण श्रमिक को अपने श्रम का उतना पारिश्रमिक प्राप्त नहीं हो पाता जितना कि वह प्राप्त करने का हकदार है। पूंजीपति अपने लाभ को ध्यान में रखकर उसे उतना ही पारिश्रमिक देता है जिससे कि वह जीवित रह सके। उसके पारिश्रमिक से उत्पन्न लाभ का एक बहुत बड़ा अंश वह वैयक्तिक लाभ के रूप में अपने पास रख लेता है। फलस्वरूप श्रमिक पूंजीवादी व्यवस्था में पूंजीपतियों के शोषण का शिकार हो जाता है। श्रमिक के श्रम से उत्पन्न यह लाभ जो पूंजीपति श्रमिक को देने के बजाय स्वयं रख लेता है, मार्क्स के अनुसार यही अतिरिक्त मूल्य है जो पारिश्रमिक के लौह नियम आयरन लॉ ऑफ वेजेस के अनुसार श्रमिक को प्राप्त नहीं होता और पूंजीपति द्वारा हड़प लिया जाता है। इसे एक उदाहरण से समझा जा सकता है। मान लीजिए एक मिल में एक श्रमिक एक धोती निर्मित करता है और उसके लिए पारिश्रमिक के रूप में 80 रुपये प्राप्त करता है। धोती के निर्माण में इतने ही रुपयों का कच्चा माल लगता है। इस तरह धोती का मूल्य 160 रुपये बैठता है। पूंजीपति उसे बाजार में 200 रुपये में बेचता है, जो लागत मूल्य से 40 रुपया अधिक है। यह 40 रुपया जो है अतिरिक्त मूल्य के रूप में होता है, जिसका वास्तविक हकदार श्रमिक है, लेकिन क्योंकि वह उत्पादन के अन्य साधनों का स्वामी नहीं है, अतः वह 40 रुपया उसे मिलने के स्थान पर पूंजीपति हस्तगत कर लेता है। मार्क्स इसे ही शोषित घोषित करता है। अतः मार्क्स के अनुसार
अतिरिक्त मूल्य उन दोनों मूल्यों का अंतर है जिसे एक श्रमिक उत्पन्न करता है और जिसे वह वास्तव में पाता है। मार्क्स श्रमिक के पारिश्रमिक में से लाभ के रूप में रखे जाने वाले इस अंश को खुली लूट घोषित करता है तथा उसके उन्मूलन के लिए एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था का प्रतिपादन करता है जिसमें उत्पादन के साधनों पर वैयक्तिक स्वामित्व के स्थान पर सार्वजनिक स्वामित्व होगा। मार्क्स के अनुसार ऐसी व्यवस्था समाजवादी व्यवस्था ही हो सकती है जिसमें व्यक्तिगत पूंजी का स्थान सामूहिक पूंजी ले लेगी। फलतः उसमें ना कोई पूंजीपति होगा और ना कोई श्रमिक, वरन सभी सहकारी उत्पादक होंगे। आलोचना। मार्क्स द्वारा प्रतिपादित अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत जो है, इसकी विभिन्न दृष्टिकोणों से आलोचना की गई है और उसे एक अनुपयुक्त सिद्धांत घोषित किया गया है। इसकी आलोचना इस प्रकार है। श्रम मूल्य का एकमात्र स्रोत नहीं। मार्क्स ने श्रम को ही किसी वस्तु के विनिमय मूल्य का एकमात्र स्रोत या निर्धारक तत्व घोषित किया है। निसंदेह यह उस दृष्टि से एक महत्वपूर्ण तत्व है, लेकिन वह एकमात्र तत्व नहीं है। वस्तु का मूल्य सिर्फ उसके आधार पर ही निर्धारित नहीं होता, क्योंकि उस वस्तु के उत्पादन में पूंजी, प्रबंध, भूमि तथा नेतृत्व भाव भी महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करती है। उनकी अनुपस्थिति में केवल श्रम कुछ नहीं कर सकता। अतः अतिरिक्त मूल्य इन सब तत्वों का सामूहिक उत्पादन प्रयास का प्रतिफल है, सिर्फ श्रम का ही नहीं। साथ ही इस दृष्टि से वस्तु की मांग और पूर्ति, उपयोगिता और कलात्मकता भी महत्वपूर्ण स्थान रखती है। फलस्वरूप वस्तु उत्पादन में समान श्रम व्यय होने पर भी उसके मूल्य में अंतर हो सकता है। मार्क्स ने वस्तु के उत्पादन और मूल्य निर्धारण में इन तत्वों का ध्यान नहीं रखा, अतः उसका सिद्धांत त्रुटिपूर्ण है और भ्रमित करने वाला है। वस्तु मूल्य निर्धारण के संबंध में वह हमें सही और स्पष्ट ज्ञान नहीं कराता है। वस्तु उत्पादन में अन्य व्ययों का उल्लेख नहीं। पूंजीपति द्वारा एक वस्तु के उत्पादन में श्रमिक के अतिरिक्त अन्य तत्वों पर भी पूंजी व्यय की जाती है, जैसे कि कल कारखानों, घिसावट एवं मरम्मत, श्रमिक कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था, बीमा, बोनस आदि। मार्क्स ने इन व्ययों को भी दृष्टि में नहीं रखा तथा श्रमिक को ही वह उत्पादन और मूल्य निर्धारक तत्व मानता रहा। यह व्यय पूंजीपति अपने लाभांश में से ही करता है। अतः वस्तु से उत्पन्न होने वाला अतिरिक्त मूल्य पूर्णतः उसकी जेब में नहीं जाता है, वरन इन व्ययों के बाद उसका एक छोटा सा हिस्सा ही उसे प्राप्त होता है। मार्क्स का सिद्धांत अस्पष्ट और अतिरंजनापूर्ण। मार्क्स द्वारा प्रयुक्त शब्दावली का अर्थ स्पष्ट नहीं है। उसने मूल्य यानी वैल्यू और कीमत प्राइस दोनों शब्दों का मनमाना प्रयोग किया है। इस आधार पर ग्रे का कथन है कि कोई भी हमें यह नहीं बता सकता कि मूल्य से मार्क्स का वास्तविक अर्थ क्या था। इस अस्पष्टता के कारण मार्क्स के सिद्धांत को सही ढंग से समझना बड़ा कठिन है। फिर मार्क्स ने जिस अतिरंजना पूर्वक पूंजीपति और श्रमिक का वर्णन किया है, उससे उनका वास्तविक स्वरूप कम और अतिशयोक्तिपूर्ण अधिक लगता है। ना तो आज का पूंजीपति मार्क्स द्वारा चित्रित पूंजीपति है और ना श्रमिक। दोनों के स्वरूप में काफ़ी अंतर आ गया है। आज पूंजीपति अधिक सदृश और श्रमिक अधिक सहयोगी हो गए हैं। मार्क्स द्वारा मानसिक श्रम की उपेक्षा। मार्क्स शारीरिक श्रम को ही वास्तविक श्रम मानता है और उसकी तुलना में मानसिक श्रम को कोई महत्व प्रदान नहीं करता है, जबकि वास्तविक दृष्टि से मानसिक श्रम भी शारीरिक श्रम के समान ही महत्वपूर्ण होता है। कभी कभी तो उसका महत्व शारीरिक श्रम से भी अधिक होता है। अतः इस दृष्टि से मार्क्स की धारणा उचित नहीं है। तकनीक का विकास करके प्रबंध को चुस्त दुरुस्त बनाकर शारीरिक श्रम की शक्ति को मानसिक श्रम द्वारा कम किया जा सकता है, उसे अधिक मानवीय बनाया जा सकता है तथा ऐसी स्थितियां उत्पन्न की जा सकती है जिससे उसे करने में ऊब पैदा ना हो और श्रमिक को एक रचनात्मक आनंद का अनुभव हो।
अतः मानसिक श्रम का भी शारीरिक श्रम के समान ही महत्व है, जिसे मार्क्स समझने में असफल रहा। मार्क्स का सिद्धांत तर्क संगत नहीं। मार्क्स यह प्रतिपादित करता है कि जिन उद्योगों का मशीनीकरण किया जाता है, उनकी तुलना में जिन उद्योगों में अधिक श्रमिकों के माध्यम से उत्पादन कार्य किया जाता है, उनमें लाभ अधिक होता है, क्योंकि श्रमिक श्रम की अतिरिक्त मूल्य का मुख्य स्रोत है। मार्क्स की यह मान्यता उचित नहीं है। वर्तमान बजाय में स्वचालन और संगणकों कंप्यूटर्स के प्रयोग ने उद्योगों में श्रमिकों की संख्या को बढ़ने के बजाय घटा दिया है। कुछ ही दक्ष श्रमिक मिलकर संगणकों यानी कंप्यूटरों के माध्यम से बड़े उद्योग का संचालन दक्षतापूर्वक करते हुए उत्पादन का कार्य कर सकते हैं तथा लाभांश में अनुमानित वृद्धि से अधिक वृद्धि कर सकते हैं। अतः मार्क्स का यह सिद्धांत अधिक श्रमिक अधिक लाभ अब तर्क संगत नहीं रहा। अब कम श्रमिक अधिक लाभ के सिद्धांत ने इसका स्थान ले लिया है। थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू जो है, ये मार्क्स इस सिद्धांत का मौलिक प्रतिपादक नहीं है। आलोचकों का कथन है कि अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का प्रतिपादन मार्क्स के काफ़ी पूर्व हो चुका था, अतः मार्क्स इसका मौलिक निर्माता नहीं है। मार्क्स के पूर्व अंग्रेज अर्थशास्त्रियों एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो द्वारा इसका प्रतिपादन कर दिया गया था। मार्क्स ने अपने निहित उद्देश्यों की दृष्टि से इसमें कुछ संशोधन करके अपना लिया। अतः सेबाइन के अनुसार अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के श्रम सिद्धांत का ही विस्तार मात्र है। मार्क्स का सिद्धांत आर्थिक कम, प्रचारात्मक अधिक। आलोचकों का मत है कि मार्क्स का अतिरिक्त मूल्य का जो सिद्धांत है, वह अर्थशास्त्री महत्व का कम और प्रचारक महत्व का अधिक है, क्योंकि उसका उद्देश्य किसी वस्तु के वास्तविक मूल्य को निर्धारित करने वाले किसी वस्तुपरक आर्थिक सिद्धांत का प्रतिपादन कम और पूंजीवादी शोषण की प्रवृत्ति को उजागर करना अधिक था। इस दृष्टि से हंट का कथन है कि मार्क्स का अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किसी भी रूप में मूल्य का सिद्धांत नहीं है। यह वास्तव में शोषण का सिद्धांत है, जिसके द्वारा यह प्रदर्शित करने की चेष्टा की गई है कि साधन संपन्न वर्ग सदैव ही साधनहीन वर्ग के शोषण पर जीवित रहता है। मैक्स बियर ने भी इस सिद्धांत के प्रचारात्मक महत्व का समर्थन करते हुए लिखा है कि इस विचार को अस्वीकार करना असंभव है कि मार्क्स का यह मूल्य सिद्धांत एक आर्थिक सत्य होने के स्थान पर एक राजनीतिक और सामाजिक नारा है। मूल्यांकन। इन विभिन्न आलोचनाओं में निहित सत्यांश के कारण मार्क्स का अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत आज भले ही अमान्य हो गया हो, लेकिन एक शोषण के सिद्धांत के रूप में यह आज भी उतना ही सही है जितना मार्क्स के समय में था, क्योंकि मार्क्सवाद के सभी आलोचक इस बात को स्वीकार करते हैं कि एक पूंजीवादी व्यवस्था में श्रमिकों को अपने श्रम का उचित पारिश्रमिक प्राप्त नहीं होता है। पोपर इस मत का समर्थन करते हुए कहता है कि मेरे विचार में यद्यपि मार्क्स का विश्लेषण दूषित था, लेकिन शोषण के सिद्धांत का विश्लेषण करने वाले प्रयास के रूप में वह आज भी अति सम्मानीय है। अपने इस महत्व के कारण मार्क्स का अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत यद्यपि आज एक मान्य सिद्धांत नहीं है, लेकिन जहाँ तक पूंजीवाद के घृणित स्वरूप को उजागर करने का प्रश्न है, वह एक सफल सिद्धांत सिद्ध हुआ है। अब आप लोग समझेंगे जानेंगे वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ क्लास स्ट्रगल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी ऑफ कार्ल मार्क्स। मार्क्स द्वारा प्रतिपादित वर्ग संघर्ष का सिद्धांत उसके इतिहास की आर्थिक व्याख्या और अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत पर आधारित पूंजीवादी व्यवस्था का स्वाभाविक परिणाम है। मार्क्स वर्ग संघर्ष को सामाजिक परिवर्तन का मुख्य औजार मानता है तथा आदिकाल से आज तक विश्व में जो भी सामाजिक परिवर्तन हुए हैं, उन्हें उसी का प्रतिफल सिद्ध करता है। इस तथ्य को रेखांकित करते हुए मार्क्स और एंगल्स की संयुक्त रचना साम्यवादी घोषणा पत्र कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में स्पष्ट घोषित किया गया है कि अब तक अस्तित्व में रहे सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। यह वर्ग संघर्ष सदैव समाज में विद्यमान दो परस्पर विरोधी हितों वाले वर्गों में चलता है। इन वर्गों का आधार आर्थिक होता है। इनमें से एक साधन संपन्न, सत्ता प्राप्त तथा दूसरा साधन विहीन,
श्रम बेचकर जीवन निर्वाह करने वाला वर्ग होता है। मार्क्स की मान्यता है कि हर युग में इन दोनों प्रकार के वर्गों का किसी न किसी रूप में समाज में अस्तित्व रहा है। इस तथ्य को स्पष्ट करते हुए साम्यवादी घोषणा पत्र में आगे कहा गया है कि स्वतंत्र व्यक्ति तथा दास, कुलीन तथा सामान्य जन, भूस्वामी और भूदास, श्रेणीपति और दस्तकार, संक्षेप में उत्पीड़क और उत्पीड़ित, सदा एक दूसरे के विरुद्ध मोर्चाबंदी करते हैं तथा कभी छिपे कभी प्रकट अनवरत संघर्ष चलाते रहते हैं। इस संघर्ष की परिणति हर बार या तो समाज के क्रांतिकारी पुनर्निर्माण में हुई है या संघर्षरत वर्गों के सामान्य सर्वनाश में। वर्ग संघर्ष और पूंजीवाद। वर्ग संघर्ष को समाज का एक स्थायी तत्व घोषित करने के बाद मार्क्स पूंजीवादी समाज के संदर्भ में उसका विस्तृत विवेचन करता है। वह इस दृष्टि से पूंजीवाद के दो रूप बताता है, प्रारंभिक प्रगतिशील रूप और उत्तर पूंजीवाद का प्रतिक्रियावादी रूप। प्रारंभिक पूंजीवाद ने सामंतवादी व्यवस्था के खात्मे की दृष्टि से एक प्रगतिशील भूमिका का निर्वाह किया तथा औद्योगिक क्रांति के माध्यम से उत्पादन के क्षेत्र में ऐसे चमत्कार कर दिखाए जिनकी अब तक कल्पना नहीं की जा सकती थी। उसने विभिन्न वैज्ञानिक साधनों को अपनाकर उत्पादन को छोटे पैमाने से बड़े पैमाने पर स्थापित कर उसमें अकल्पनीय वृद्धि की, लेकिन वह वर्ग संघर्ष को समाप्त नहीं कर सका। परिवर्तन के नाम पर उसने केवल पुराने वर्गों के स्थान पर नए वर्ग, उत्पीड़न की नई पद्धति और संघर्ष के नए रूपों को जन्म दिया। फलस्वरूप उसने वर्ग संघर्ष को सीधा और स्पष्ट बना दिया। पूंजीवादी विकास के कारण समाज स्पष्ट दिखाई देने वाले दो वर्गों, पूंजीपति या बुर्जआजी बुर्जोनीज और सर्वहारा या प्रोलेटेरिएट वर्ग में विभाजित हो गया। इस विभाजन से प्रारंभिक प्रगतिशील पूंजीवाद उत्तरकालीन प्रतिक्रियावादी पूंजीवाद में परिवर्तित हो गया, क्योंकि इसमें उत्पादन और विनिमय प्रक्रिया पूर्णतः व्यक्तिगत लाभ कमाने के उद्देश्य से संचालित होती है। उत्पादन अपनी स्वाभाविक गति से बढ़ता जाता है, लेकिन लाभप्रद मांग की अनुपस्थिति के कारण वह खप नहीं पाता है। इस दृष्टि से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार भी नाकाफी सिद्ध होते हैं। परिणाम इसका उत्पादन और विनिमय में असंतुलन और असंगति के रूप में प्रकट होता है। पूंजीवादी व्यवस्था आर्थिक संकट से ग्रस्त होकर विनाश के भंवर में फंस जाती है। पूंजीपति वर्ग संकट से मुक्त होने के लिए नए नए साधन अपनाता है। माल खपाने के लिए साम्राज्यवादी बनकर बाजार ढूंढता है। लाभ की सीमा को बनाए रखने के लिए प्रतिस्पर्धा की राह छोड़कर एकाधिकारवादी व्यवस्था स्थापित करता है। नई मशीनें लगाकर श्रमिकों का शोषण उग्र कर देता है, लेकिन ये सब साधन उसे राहत पहुंचाने की जगह उसके संकट को और उग्र कर देते हैं। पूंजीवाद का यह संकट श्रमिक वर्ग के लिए भी कठिनाइयां उत्पन्न कर देता है। एक तरफ उसकी संख्या बढ़ती जाती है और दूसरी तरफ उसका जीवन स्तर गिरता जाता है। प्रारंभ में वह इस स्थिति से मुक्ति के लिए असंगठित और बाद में वर्ग चेतना के विकास से संगठित होकर प्रयास करता है। इस प्रकार मार्क्स बताता है कि वर्ग संघर्ष श्रमिक वर्ग के जन्म के साथ ही प्रारंभ हो जाता है, जो सनह सनह पूंजीवाद में निहित अंतर्विरोधों के कारण आर्थिक संकट के गहरे होने की वजह से उग्र रूप धारण कर लेता है। यह उसका उग्र रूप क्रांतिकारी चरित्र का होता है। श्रमिक वर्ग वर्ग चेतना के कारण यह समझ जाता है कि उसकी शोषण से मुक्ति तभी संभव है जबकि वह शोषणकारी पूंजीवादी व्यवस्था का अंत कर दे, क्योंकि यह व्यवस्था ही उसके शोषण का मुख्य कारण है। मार्क्स कहता है कि इस प्रकार पूंजीवाद अपनी जन्मजात शोषक प्रवृत्ति के कारण पहले अपने सर्वनाश के हथियार गढ़ता है और फिर श्रमिकों के रूप में उनके प्रयोगकर्ताओं को तैयार करता है, जो उनका प्रयोग कर सदा सदा के लिए उसका खात्मा कर देते हैं। इसी को स्पष्ट करते हुए मार्क्स का कथन है कि पूंजीपति वर्ग सिर्फ ऐसे हथियारों को ही नहीं गढ़ता है जो उसका सर्वनाश कर देते हैं, वरन ऐसे व्यक्तियों को भी पैदा कर देता है जो उन हथियारों का प्रयोग करते हैं। वे प्रयोगकर्ता हैं आधुनिक श्रमिक अर्थात आज के सर्वहारा वर्ग के सदस्य।
साथ ही मार्क्स यह भी घोषित करता है कि यह सर्वहारा वर्ग उत्पादन के नए संबंधों का प्रतिनिधित्व करता है। अतः वह अपने उत्थान से पुरानी स्थितियों और उन पर आधारित पूंजीवादी उत्पादन व्यवस्था को असमय अनुकूल बना देता है, जिससे उसका आधार और अस्तित्व समाप्त होने लगता है। अतः द्वंद्ववादी नियम के अनुसार इस संघर्ष में उसका विनाश और सर्वहारा वर्ग की विजय दोनों ही अवश्यंभावी है। वर्ग संघर्ष की भावना इस तरह से उग्र तथा क्रांतिकारी रूप धारण करके पूंजीवाद का अंत और सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व में कार्य करने वाली समाजवादी व्यवस्था की स्थापना के मार्ग को प्रशस्त करती है। मार्क्स द्वारा प्रतिपादित वर्ग संघर्ष क्लास स्ट्रगल के सिद्धांत की विभिन्न दृष्टिकोणों से आलोचना ही नहीं, कटु आलोचना की गई है और उसे अमान्य ठहराया गया है। उसके आलोचना की इस प्रकार की गई है। वर्ग अवधारणा अस्पष्ट। मार्क्स ने पूंजीवादी समाज में मुख्यतः दो वर्गों का अस्तित्व स्वीकार किया है, एक पूंजीपति वर्ग और दूसरा श्रमिक या सर्वहारा वर्ग। पूंजीपति वर्ग उत्पादन के साधनों का स्वामी है और श्रमिक वर्ग उनके स्वामित्व से हीन, अपना श्रम बेचकर गुजारा करने वाला है। आलोचकों का कथन है कि यदि मार्क्स की इस अवधारणा को स्वीकार कर लिया जाए तो बहुत से श्रमिक पूंजीपति और बहुत से पूंजीपति श्रमिकों की श्रेणी में आ जाएंगे। आधुनिक समय में बहुत से पूंजीपति इतनी छोटी पूंजी के स्वामी होते हैं कि वे उस पूंजी के बल पर बिना श्रम किए गुजारा नहीं कर सकते। अतः पूंजीपति होते हुए भी उन्हें श्रमिकों की तरह कार्य करना पड़ता है और बहुत से श्रमिक होते हुए भी कई उद्योगों के हिस्सेदार शेयर होल्डर्स होते हैं। फलतः वे उनसे बिना श्रम किए लाभ प्राप्त करते हैं। अतः समाज में वर्गों का स्पष्ट विभाजन नहीं होता है, उनकी स्थिति में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। इसी स्थिति की ओर लंकास्टर संकेत करते हुए कहता है कि हर औद्योगिक समाज निरंतर परिवर्तन की स्थिति में होता है। व्यक्ति वर्ग की दृष्टि से ऊपर नीचे होते रहते हैं, अतः वर्गों के मध्य की विभाजन रेखा बहुत अस्पष्ट और अति सूक्ष्म होती है। समाज में सिर्फ दो वर्गों का अस्तित्व ही नहीं, मार्क्स आर्थिक आधार पर समाज में सिर्फ दो वर्गों पूंजीपति और श्रमिक का ही अस्तित्व स्वीकार करता है। इसके अतिरिक्त वह किसी अन्य वर्ग का अस्तित्व स्वीकार नहीं करता। वर्गीय दृष्टिकोण से यह समाज की वास्तविक स्थिति नहीं है। इन दो वर्गों के अतिरिक्त समाज में एक अन्य महत्वपूर्ण वर्ग भी होता है। वह वर्ग है मध्यम वर्ग। इसमें मुख्यतः समाज का बुद्धिजीवी वर्ग सम्मिलित होता है, जो अपना बौद्धिक श्रम बेचकर जीवन निर्वाह करता है। इस वर्ग में डॉक्टर, इंजीनियर, प्रबंधक, अध्यापक आदि लोग शामिल होते हैं। यह वर्ग ही मुख्यतः समाज में होने वाले परिवर्तनों को नेतृत्व प्रदान करता है तथा समाज विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। इस वर्ग की समस्याएं श्रमिक वर्ग की समस्याओं से भिन्न होती है। मार्क्स इन्हें श्रमिक वर्ग का ही भाग मानता है, लेकिन वास्तविक दृष्टि से ऐसा नहीं है। इस वर्ग की समाज के किसी भी विश्लेषण में अलग स्थिति को स्वीकार किया जाना जरूरी है, नहीं तो यह विश्लेषण यथार्थवादी नहीं होगा तथा उससे निकलने वाले परिणाम समाज के सही स्वरूप को समझने में हमारी सहायता नहीं करेंगे। गलत परिणामों के कारण हम सामाजिक विकास के सही स्वरूप को समझने में असमर्थ रहेंगे। मार्क्स ने इस बात का ध्यान नहीं रखा और वह सिर्फ समाज के द्विवर्गीय चरित्र के आधार पर ही अपना विश्लेषण कार्य करता रहा। इसी तरह मार्क्स कृषक वर्ग को भी प्रतिक्रियावादी मानकर उसे सर्वहारा वर्ग में सम्मिलित नहीं करता, जो कि जनसंख्या के एक बड़े भाग का निर्माण करता है। मार्क्स की इस गलती को बाद में लेनिन ने सुधारा तथा सन 1917 की रूसी क्रांति में उसका भी सहयोग और समर्थन प्राप्त किया। तभी जाकर वह क्रांति सफल हो सकी। कृषक वर्ग सभी सामाजिक परिवर्तनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता आया है, अतः उसके सहयोग और समर्थन के बिना कोई भी सामाजिक परिवर्तन स्थायी रूप ग्रहण कर सकता है, इसकी आशा नहीं की जा सकती। संपूर्ण इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास नहीं। मार्क्स संपूर्ण इतिहास को वर्ग संघर्ष का इतिहास मानता है, लेकिन उसकी यह मान्यता अति रंजनापूर्ण है और वास्तविकता से दूर। विश्व इतिहास यद्यपि संघर्षों से भरा पड़ा है, लेकिन इन सभी संघर्षों को वर्ग संघर्ष का नाम नहीं दिया जा सकता। संघर्षों के कारण वर्ग संघर्ष के अतिरिक्त अन्य कारण कभी
राजनीतिक, कभी धार्मिक तो कभी प्रतिशोधात्मक भी रहे हैं। महाभारत का युद्ध राजनीतिक कारणों से तो राम रावण युद्ध सीताहरण के कारण हुआ, इनके पीछे कोई आर्थिक कारण नहीं थे। सिकंदर और नेपोलियन के युद्ध भी आर्थिक कम और राजनीतिक सत्ता के उद्देश्य से ही हुए। वैयक्तिक अहंकार भी इनका एक मुख्य कारण था। अतः इन सभी युद्धों संघर्षों को वर्ग संघर्ष का परिणाम मानना युक्ति नहीं माना जा सकता। विश्व इतिहास संघर्षों का इतिहास जरूर है, लेकिन सिर्फ वर्ग संघर्ष का इतिहास नहीं। मार्क्स की यह धारणा इसलिए उचित नहीं मानी जा सकती। राष्ट्रीयता की भावना वर्गीय भावना से अधिक प्रबल। मार्क्स ने राष्ट्र के अस्तित्व को अस्वीकार करते हुए यह घोषित किया कि श्रमिकों का कोई देश नहीं होता। इसके विपरीत उसने श्रमिक के आर्थिक हितों की समानता के आधार पर उनकी विश्वव्यापी एकता पर जोर दिया। इसी कारण उसने विश्व के श्रमिकों को एक हो जाओ का विश्व प्रसिद्ध नारा दिया। लेकिन मार्क्स की इस मान्यता के बावजूद वर्गीय भावना की तुलना में राष्ट्रीयता की भावना अधिक प्रबल सिद्ध हुई है। इतिहास इसका साक्षी है। इस तथ्य की ओर संकेत करते हुए हंट का कथन है कि एक देश के श्रमिकों को निर्धन रखने के उपाय दूसरे देश के श्रमिकों के लिए लाभदायक सिद्ध होते हैं। इसी तरह किसी विकसित देश के श्रमिक आयातित सस्ते विदेशी श्रमिकों को सहन नहीं कर सकते। साथ ही हमारा अनुभव यह भी सिद्ध करता है कि जब भी किसी देश को बाह्य खतरा उत्पन्न होता है, उसकी रक्षा करना सभी वर्ग अपना परम कर्तव्य समझते हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन ने भी इसी तथ्य का समर्थन करते हुए कहा है कि गत महायुद्ध में राष्ट्रीयता की भावना वर्गीयता की भावना से अधिक प्रबल थी। देश रक्षा हेतु उसमें शासक, शासित, धनी और निर्धन सभी देश के शत्रुओं से एक मन होकर लड़े। वर्ग संघर्ष में सदा श्रमिकों की जीत होगी, यह कहना तर्क संगत नहीं। मार्क्स का यह निष्कर्ष कि वर्ग संघर्ष में सदैव श्रमिक वर्ग एक विजयी वर्ग होगा सत्य नहीं है। आलोचकों ने इसकी सच्चाई पर गहरे आक्षेप किए हैं। मार्क्स की इस अवधारणा का इतिहास भी समर्थन नहीं करता है। इतिहास में ऐसे प्रमाण उपलब्ध हैं जबकि पूंजीवाद के अंत पर समाजवादी व्यवस्था के आगमन के स्थान पर फांसीवादी व्यवस्था स्थापित हो गई। लास्की इसी तथ्य की ओर संकेत करते हुए कहता है कि पूंजीवाद के विनाश का परिणाम साम्यवाद न होकर अराजकता हो सकती है, जिसके फलस्वरूप एक ऐसी तानाशाही का जन्म हो जाए जिसका सैद्धांतिक दृष्टि से साम्यवादी व्यवस्था के आदर्शों से कोई संबंध न हो। हंट भी इस तर्क का समर्थन करते हुए कहता है कि मार्क्स का विचार कि सभी झगड़े वर्ग संघर्ष से उत्पन्न होते हैं, यद्यपि आम लोगों को यह विश्वास दिलाने में कि उनका दुर्भाग्य पूंजीवादी व्यवस्था के कारण है, जो सर्वहारा वर्ग की विजय के साथ ही समाप्त हो जाएगा, युक्ति युक्त महत्व रखता है, किंतु यह एक वैज्ञानिक धारणा के रूप में मिथ्या है। सामाजिक विकास वर्ग संघर्ष नहीं, वर्ग सहयोग का परिणाम। मार्क्स वर्ग संघर्ष को सामाजिक विकास का मुख्य कारण मानता है, लेकिन आलोचक उसकी इस धारणा से सहमत नहीं है। उसके अनुसार सामाजिक प्रगति वर्ग संघर्ष का नहीं, वर्ग सहयोग का परिणाम होती है। संघर्ष सद्भाव और सहानुभूति जागृत करने के स्थान पर परस्पर घृणा और प्रतिशोध की भावना को जन्म देता है। फलतः सामाजिक कटुता का भाव उत्पन्न होता है या यह सामाजिक प्रगति के मार्ग को अवरुद्ध कर देता है। कैटलिन का कथन है कि मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत ही आधुनिक कष्टों, रोगों और यहाँ तक कि फांसीवाद का भी जन्मदाता है। अतः मार्क्स ने वर्ग सहयोग के स्थान पर संघर्ष पर जोर देकर समाज का हित करने के बजाय अहित ही अधिक किया है। मार्क्स का निरंतर दरिद्रता वृद्धि का नियम सत्य सिद्ध नहीं हुआ। मार्क्स ने वर्ग चेतना और वर्ग संघर्ष की उग्रता में वृद्धि हेतु इस नियम का प्रतिपादन किया था। उसका कथन था कि जैसे जैसे पूंजीवाद का विकास होता है, वैसे वैसे निरंतर दरिद्रता वृद्धि के नियम लॉ ऑफ इंक्रीजिंग पॉवर्टी के अनुसार श्रमिकों की दरिद्रता बढ़ती जाती है, क्योंकि विकसित पूंजीवाद अपनी संकटग्रस्तता से मुक्त होने के लिए अधिक
क्रूर तरीके से श्रमिकों का शोषण करता है। यह क्रूर शोषण श्रमिकों की दरिद्रता में निरंतर वृद्धि करता है और पूंजीवाद को अपनी इस बढ़ती दरिद्रता का एकमात्र कारण मानकर वह उसके अंत के लिए उद्यत हो जाता है। लेकिन मार्क्स का यह नियम सत्य सिद्ध नहीं हुआ। मार्क्स ने इस नियम का प्रतिपादन अहस्तक्षेप की नीति लेसिस-फेयर का पालन करने वाले व्यक्तिवादी राज्य को ध्यान में रखकर किया था। लेकिन आज राज्य का स्वरूप व्यक्तिवादी नहीं, लोक कल्याणकारी हो चुका है। वह समाज के श्रमिकों सहित प्रत्येक व्यक्ति को विस्तृत सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है। अतः आज का श्रमिक मार्क्स के समय का श्रमिक नहीं है और न वह उस तरह से निरंतर बढ़ती हुई दरिद्रता से पीड़ित है जिस तरह मार्क्स के समय में था। उसकी दरिद्रता निरंतर बढ़ने के बजाय निरंतर घटती जा रही है तथा वह भी उसके कारण एक सुखी और सुरक्षित जीवन यापन करने में निरंतर समर्थ सिद्ध हो रहा है। वर्तमान में यह नियम लगभग निष्क्रिय हो चुका है। क्रांति का नेतृत्व श्रमिक वर्ग के द्वारा नहीं, बुद्धिजीवी वर्ग द्वारा ही संभव। मार्क्स श्रमिक वर्ग को सर्वहारा क्रांति का स्वाभाविक नेता मानता है, लेकिन इतिहास इस बात का साक्षी है कि जहाँ पर भी साम्यवादी क्रांति हुई है उसका नेतृत्व श्रमिक वर्ग द्वारा नहीं वरन ऐसे बुद्धिजीवियों द्वारा किया गया जिनकी पृष्ठभूमि श्रमिक वर्गीय नहीं मध्यम वर्गीय थी। साम्यवादी रूसी क्रांति का महानायक लेनिन और चीनी क्रांति का महानायक माओ त्से तुंग था। इन दोनों की पृष्ठभूमि मध्यम वर्गीय थी। वर्ग चेतना की दृष्टि से ये जरूर श्रमिक वर्गीय थे, अन्यथा आर्थिक दृष्टि से ये मध्यम वर्ग के सदस्य थे। लेनिन ने इस तथ्य का अनुभव भी किया था तथा इसी के बल पर क्रांति का नेतृत्व किया था जिसे सहर्ष श्रमिक वर्ग ने स्वीकार किया। सामाजिक वर्गों का आधार सिर्फ आर्थिक ही नहीं। मार्क्स ने सामाजिक वर्गों का आधार सिर्फ आर्थिक माना है, लेकिन समाजशास्त्रियों का कहना है कि समाज में आर्थिक वर्गों के अतिरिक्त धार्मिक, जातीय, शैक्षिक आधार पर भी वर्ग विद्यमान रहते हैं। अतः यदि हमें समाज का उसकी संपूर्णता में अध्ययन और विश्लेषण करना है तो ऐसी स्थिति में हमें इन वर्गों को भी अपने ध्यान में रखना चाहिए तथा उन्हें अपनी स्थिति के अनुसार उचित महत्व प्रदान करना चाहिए। एक समाज की समस्याएं सिर्फ आर्थिक ही नहीं होती, वे उसके अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखते हुए समाज को आक्रांत कर सकती है और समाज से उस आधार पर अपने समाधान की मांग प्रस्तुत कर सकती है। समाज के संपूर्ण अध्ययन की दृष्टि से हमें उसके आर्थिक स्वरूप के बाहर भी झांकना चाहिए, तभी हमारा अध्ययन एक सार्थक और संपूर्ण अध्ययन हो सकता है। मूल्यांकन। वर्ग संघर्ष की ये विभिन्न आलोचनाएं यह सिद्ध करती है कि मार्क्स की उसके सही होने की घोषणा के बाद भी वह इतिहास की कसौटी पर 100% खरा सिद्धांत सिद्ध नहीं हुआ। हर सिद्धांत के साथ यह बात लागू होती है, अतः मार्क्स का सिद्धांत भी उसका अपवाद नहीं है। लेकिन इस कारण यह नहीं माना जा सकता कि इस सिद्धांत ने विश्व इतिहास पर किसी तरह का प्रभाव नहीं डाला है। इस सिद्धांत का प्रयोग करके सिर्फ श्रमिक वर्ग ने ही नहीं वरन संपूर्ण विश्व मानवता ने पूंजीवाद की अधिकांश बुराइयों से मुक्ति प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की है। पूंजीवादी राज्य का लोक कल्याणकारी स्वरूप इसी सिद्धांत की देन है जो आज विश्व मानवता को समृद्ध और सुरक्षित करने की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रहा है। मार्क्स का सामाजिक क्रांति का सिद्धांत। मार्क्सियन थ्योरी ऑफ सोशल रिवॉल्यूशन। मार्क्स के अनुसार सामाजिक क्रांति का अर्थ समाज के आर्थिक, राजनीतिक और बौद्धिक जीवन में बुनियादी परिवर्तनों से है। मार्क्स के अनुसार क्रांति कोई आकस्मिक घटना नहीं बल्कि नियम अधिशासित घटना होती है जो सामाजिक विकास की एक निश्चित स्थिति में विद्यमान जीवन की भौतिक आवश्यकताओं और उनमें निहित अंतर्विरोधों के फलस्वरूप घटित होती है। इसलिए सामाजिक विकास में घटित होने वाली
इन सामाजिक क्रांतियों का अत्यधिक महत्व होता है, क्योंकि उनके द्वारा मौलिक क्रांतिकारी परिवर्तनों के माध्यम से पुरानी प्रतिगामी सामाजिक व्यवस्थाओं को समाप्त कर दिया जाता है और उनके स्थान पर नई प्रगतिशील सामाजिक व्यवस्थाओं की स्थापना की जाती है। मार्क्स ने द्वंद्ववाद आधारित इतिहास की आर्थिक व्याख्या के माध्यम से यह सिद्ध किया कि क्रांति द्वारा निरंतर चलने वाली भौतिक विकास की प्रक्रिया के फलस्वरूप पूंजीवाद का पुराने उत्पादन के संबंधों का वाहक होने के कारण अंत और समाजवाद का नई उत्पादक शक्तियों का वाहक होने के कारण आरंभ अनिवार्य है। साथ ही मार्क्स की यह भी मान्यता है कि पूंजीवाद से समाज का समाजवाद में सतरण शांतिपूर्ण ढंग से संभव नहीं होगा, क्योंकि प्रतिगामी पूंजीपति वर्ग कभी स्वेच्छा से उत्पादन के साधनों पर से अपना स्वामित्व नहीं छोड़ेगा और इसलिए इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बल का प्रयोग करना पड़ेगा। मार्क्स ने इसी आवश्यकता पर जोर देते हुए सन 1848 में साम्यवादी घोषणा पत्र में घोषित किया था। साम्यवादियों को अपने विचारों और उद्देश्यों को छिपाने से घृणा है। वे खुलेआम यह घोषित करते हैं कि उनके लक्ष्य वर्तमान सामाजिक व्यवस्था अर्थात पूंजीवाद को बलपूर्वक समाप्त करके ही प्राप्त किए जा सकते हैं। मार्क्स पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्त करने और समाजवादी व्यवस्था को युग का प्रारंभ करने के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु हिंसक साधनों के प्रयोग की आवश्यकता के निर्णय पर अपनी सैद्धांतिक मान्यताओं और तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियों के अपने पर्यवेक्षण के आधार पर पहुंचा था। पूंजीवादी व्यवस्था को समाजवादी व्यवस्था में परिवर्तित करना एक गुणात्मक परिवर्तन का प्रतीक था, जो सामाजिक व्यवस्था द्वारा एक छलांग लगाकर ही प्राप्त किया जा सकता था। मार्क्स के अनुसार यह छलांग ही क्रांति है। द्वंद्ववाद के नियम के अनुसार ऐसा होना अनिवार्य था। इसी आधार पर मार्क्स ने कहा, नए समाज रूपी शिशु को गर्भ में धारण करने वाली हर पुरानी व्यवस्था के लिए शक्ति एक दायी है। मार्क्स द्वारा समाज में मौलिक परिवर्तनों के उद्देश्य से जो हिंसात्मक क्रांति का समर्थन किया गया है, इसकी सख्त आलोचना की गई है। यह आलोचना आवश्यकता और उपयुक्तता दोनों आधार पर की गई है। आवश्यकता के आधार पर आलोचना करते हुए यह कहा गया है कि मौलिक परिवर्तनों के लिए हिंसात्मक साधनों को अपनाया जाना आवश्यक नहीं है। ये परिवर्तन शांतिपूर्ण तरीके से भी किए जा सकते हैं। भारतीय स्वतंत्रता की प्राप्ति इसका एक उदाहरण है। भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में अहिंसक आंदोलन द्वारा स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त किया गया। प्रयोग करने पर शांतिपूर्ण तरीके से भी उतने ही प्रभावकारी सिद्ध हो सकते हैं जितने कि हिंसात्मक तरीके। इसलिए सामाजिक क्रांति के लिए हिंसात्मक तरीकों की अनिवार्यता की धारणा को स्वीकार नहीं किया जा सकता। उपयुक्तता के आधार पर, आवश्यकता के अतिरिक्त उपयुक्तता के आधार पर भी हिंसात्मक साधनों को अपनाए जाने के औचित्य को स्वीकार नहीं किया जा सकता। आलोचकों का मत है कि हिंसात्मक साधनों के माध्यम से जो सामाजिक परिवर्तन किए जाते हैं वे स्थायी चरित्र के नहीं होते। वे तभी तक प्रभावी होते हैं जब तक उनके पीछे हिंसात्मक शक्ति का समर्थन विद्यमान है। उसके हटते ही वे भी अपना प्रभाव खो देते हैं, क्योंकि ये परिवर्तन स्वेच्छा से स्वीकार किए गए नहीं वरन बाहर से थोपे जाने के रूप में होते हैं। बाह्य परिवर्तन कभी भी स्थायी नहीं होते, जबकि शांतिपूर्ण या अहिंसक साधनों के माध्यम से जो सामाजिक परिवर्तन किए जाते हैं वे हृदय परिवर्तन के आधार पर स्वेच्छा से स्वीकार किए हुए होते हैं। अतः वे स्थायी चरित्र के होते हैं तथा निरंतर प्रभावी होते हैं। जोड ने भी इसी दृष्टिकोण का समर्थन करते हुए कहा है कि यह सोचने के पर्याप्त आधार की है कि सनय सुधारों की नीति क्रांति और वर्ग संघर्ष की अपेक्षा अधिक स्थायी और लाभदायक है, भले ही वह उतनी विस्मयकारी ना हो। इबेनस्टीन ने भी जोड के इस विचार से सहमत होते हुए कहा है कि यदि मार्क्स राजनीतिक तथ्यों को उचित महत्व देता तो वह इस बात को अनुभव कर पाता कि उन देशों में जहां प्रजातंत्री परंपराएं बहुत सशक्त है, वहां बिना हिंसा का आश्रय लिए हुए भी समाजवाद की स्थापना के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। मूल्यांकन। मार्क्स ने यद्यपि सामाजिक क्रांति के उद्देश्य को प्राप्ति की दृष्टि से हिंसात्मक साधनों के प्रयोग का समर्थन किया है, लेकिन अपने जीवन के उत्तरार्ध में
मार्क्स की इस अवधारणा में कुछ परिवर्तन के लक्षण दृष्टिगोचर होते हैं। उसने यह माना है कि जहां प्रजातांत्रिक संस्थाएं सशक्त है तथा श्रमिकों को मताधिकार प्राप्त है, वहां शांतिपूर्ण या अहिंसक साधनों के माध्यम से भी पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्त और समाजवादी व्यवस्था की स्थापना के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन मार्क्स इसे सभी जगह संभव नहीं मानता है। वह मूल रूप से प्रगतिशील सामाजिक परिवर्तनों का समर्थक है। ये परिवर्तन होने चाहिए, चाहे वे हिंसक तरीकों से ही हो या अहिंसक तरीकों से। गांधी जी की तरह से अहिंसा उसके लिए निष्ठा का प्रश्न नहीं था। उसकी निष्ठा पूंजीवाद के अंत और समाजवाद की स्थापना के प्रति थी, उनकी स्थापना के तरीकों के प्रति नहीं। शांति या क्रांति जिस तरीके से भी संभव हो, मनुष्य द्वारा मनुष्य की शोषणकारी व्यवस्था का समाप्त होना चाहिए। उसका मूल उद्देश्य एक शोषण मुक्त समाज के लक्ष्य की प्राप्ति था, जो उसके संपूर्ण चिंतन का केंद्र बिंदु या सार है। मार्क्स का राज्य सिद्धांत, मार्क्सियन थ्योरी ऑफ स्टेट। राज्य की उत्पत्ति। प्लेटो, अरस्तु आदि यूनानी दार्शनिकों की तरह मार्क्स राज्य को एक प्राकृतिक संगठन ना मानकर उसे एक वर्ग संगठन मानता है। उसकी मान्यता है कि समाज में वर्गों की उत्पत्ति के साथ सत्ताधारी वर्ग के हितों की रक्षा करने की आवश्यकता की पूर्ति करने हेतु राज्य का जन्म हुआ है तथा उसके हितों की रक्षा के उद्देश्य से ही उसका अस्तित्व निरंतर बना हुआ है। दूसरे शब्दों में, राज्य एक वर्ग उत्पत्ति है तथा सत्ताधारी वर्ग का हित रक्षक बनकर तब तक बना रहेगा जब तक समाज में वर्गों की उपस्थिति है। मार्क्स के अनुसार आदिम समाज में साम्यवादी व्यवस्था के कारण वर्ग अनुपस्थित थे, अतः राज्य भी नहीं था। लेकिन जनसंख्या वृद्धि के कारण उसकी बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उत्पादक शक्तियों का और अधिक विकास होने के कारण अनुपयोगी होकर यह आदिम साम्यवादी व्यवस्था समाप्त हो गई तथा उनके स्थान पर कृषि आधारित दास व्यवस्था स्थापित हो गई। समाज में परस्पर विरोधी दो वर्ग स्वामी तथा दास के रूप में उत्पन्न हो गए। दास तथा भूमि स्वामियों की व्यक्तिगत संपत्ति बन गए तथा उन पर स्वामियों के नियंत्रण को बनाए रखने हेतु एक साधन की आवश्यकता अनुभव की गई। राज्य को इसी आवश्यकता के अनुभव ने जन्म दिया। अतः मार्क्स के अनुसार राज्य वर्ग समाज की उपज है। उसका उदय वर्गों के उदय के साथ हुआ तथा वर्गों के लोप के साथ ही उसका भी लोप हो जाएगा। वह धीरे धीरे अपनी उपयोगिता खोकर स्वतः मुरझा जाएगा। राज्य वर्ग शोषण का एक यंत्र। राज्य की उत्पत्ति की इस प्रक्रिया से लेनिन के शब्दों में स्वाभाविक रूप से यह निष्कर्ष निकलता है कि राज्य श्रमजीवी शोषित वर्ग पर उत्पादन के साधनों के स्वामी शोषक वर्ग का शासन बनाए रखने का एक शक्तिशाली यंत्र है। अतः शक्तिशाली वर्ग द्वारा कमजोर वर्ग का शोषण राज्य की सत्ता का मूल चरित्र और उसके स्वरूप का निर्माण करता है और उसे इस तरह एक शोषक राज्य के रूप में प्रतिष्ठित करता है। इस दृष्टि से राज्य के विकास क्रम को इस प्रकार दर्शाया जा सकता है। प्रथम, शोषक राज्य दास राज्य था। उसके बाद सामंती राज्य आया। बाद में इस सामंती राज्य का स्थान पूंजीवादी राज्य ने ग्रहण किया। रूपों के इस अंतर के बावजूद इन तीनों का एक कार्य समान था, जनता को नियंत्रण में रखना और श्रमजीवियों की शोषण से मुक्ति प्राप्त करने की चेष्टाओं को कुचलना। मार्क्स के अनुसार समाज के विकास के साथ राज्य के प्रकार एवं स्वरूप भले ही बदल जाए, पर इससे उसकी मुख्य विशेषता शोषण पर अंतर नहीं पड़ता है। अतः राज्य केवल एक यंत्र है जिसकी सहायता से एक वर्ग यानी सत्ता प्राप्त वर्ग दूसरे वर्ग यानी सत्ताहीन वर्ग का शोषण करता है। एंगल्स भी मार्क्स के इसी मत का समर्थन करते हुए कहता है कि राज्य अपने सभी रूपों में एकमात्र शासक वर्ग की संस्था रही है और प्रत्येक अवस्था में इसने दलित या शोषित वर्ग को दबाए रखने का ही कार्य किया है। पूंजीवादी राज्य। राज्य को वर्ग शोषण का एक साधन सिद्ध करने के पश्चात मार्क्स पूंजीवादी राज्य का विश्लेषण करता है और यह बताता है कि वह किस तरह पूंजीपतियों के हितों की रक्षा करने और उन्हें श्रमिकों का शोषण करने में सहायता प्रदान करता है। इस दृष्टि से
मार्क्स घोषित करता है कि पूंजीवादी राज्य पूंजीपतियों द्वारा अपने हितों की रक्षार्थ गठित एक कार्यकारिणी के अतिरिक्त कुछ नहीं है। अतः पूंजीवादी राज्य की संपूर्ण व्यवस्था पूंजीवादी हितों के अनुसार संचालित होती है। कालांतर में विकसित होकर यह पूंजीवादी राज्य अंतर्द्वंद्वों को जन्म देता है, जो पूंजीपति और सर्वहारा वर्ग में वर्ग संघर्ष के रूप में अभिव्यक्त होते हैं। इस वर्ग संघर्ष का नेतृत्व श्रमिक वर्ग द्वारा होता है। पूंजीवादी व्यवस्था में आर्थिक संकटों की आवृत्ति के कारण वर्ग संघर्ष उग्र से उग्रतर होता है तथा सर्वहारा क्रांति के लिए आवश्यक पृष्ठभूमि का निर्माण करता है। वर्ग संघर्ष के पूर्ण रूप से चरम अवस्था में पहुंचने पर सर्वहारा वर्ग क्रांति के माध्यम से पूंजीवादी व्यवस्था को उखाड़ फेंकता है और शोषण विहीन समाजवादी साम्यवादी समाज व्यवस्था की स्थापना के उद्देश्य से एक नए युग का प्रारंभ करता है। सर्वहारा अधिनायक तंत्र। सर्वहारा क्रांति की सफलता के पश्चात जिस राज्य व्यवस्था की स्थापना सर्वहारा वर्ग द्वारा की जाएगी उसका रूप अधिनायकवादी होगा, लेकिन यह अधिनायकवादी रूप सर्वहारा के अधिनायकवाद डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटारिएट के रूप में होगा। सर्वहारा वर्ग द्वारा इस व्यवस्था का प्रयोग नकारात्मक रूप से पूंजीपतियों के प्रतिरोध को कुचलने तथा पूंजीवाद के अवशेषों को नष्ट करने के लिए किया जाएगा तथा सकारात्मक रूप से वैयक्तिक संपत्ति का उन्मूलन, पैतृक अधिकारों की समाप्ति, यातायात एवं दूरसंचार के साधनों का राष्ट्रीयकरण, बच्चों की अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा, उत्पादन के साधनों का राष्ट्रीयकरण आदि उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया जाएगा। यह सर्वहारा वर्ग की अधिनायकवादी व्यवस्था वास्तविक दृष्टि से एक जनतांत्रिक व्यवस्था होगी, क्योंकि मार्क्स के अनुसार इसमें श्रमिकों का, जो समाज के बहुमत का निर्माण करते हैं, शासन स्थापित होगा। सर्वहारा का अधिनायक तंत्र मार्क्सवादी चिंतन का एक आधारभूत सिद्धांत है, क्योंकि इसी के माध्यम से सर्वहारा वर्ग पूंजीवाद का खात्मा और समाजवाद का निर्माण करता है, जिससे समाज अंततः वर्ग विहीन, राज्य विहीन आदर्श की स्थिति के लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होता है। अतः साम्यवादी समाज रचना का यह प्रथम महत्वपूर्ण चरण है, जो आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक दृष्टि से उसकी स्थापना हेतु आवश्यक पृष्ठभूमि को तैयार करता है। वर्ग विहीन राज्य विहीन समाज। मार्क्स द्वारा प्रतिपादित द्वंद्ववादी सिद्धांत और उसके आधार पर इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या की वर्ग विहीन राज्य विहीन समाज व्यवस्था एक स्वाभाविक परिणाम है। यह समाज की एक आदर्श व्यवस्था है। मार्क्स और एंगल्स की मान्यता थी कि सर्वहारा अधिनायक तंत्र से वर्तमान पूंजीवादी राज्य सर्वहारा द्वारा नष्ट कर दिया जाएगा तथा बाद में वर्ग उन्मूलन के कारण सर्वहारा राज्य का स्वतः विलोमीकरण हो जाएगा। एंगल्स इस ओर संकेत करते हुए कहता है कि अंत में जब राज्य पूरे समाज का सच्चा प्रतिनिधि बन जाता है, वह अपने आप को अनावश्यक बना देता है। अब ऐसा कोई वर्ग नहीं रह जाता जिसे दबाकर रखे जाने की आवश्यकता हो। तब एक विशेष दमनकारी शक्ति की या राज्य की कोई आवश्यकता नहीं रहती। वह पहला कार्य जिसके द्वारा राज्य अपने आप को सचमुच पूरे समाज का प्रतिनिधि बना देता है, अर्थात समाज के नाम पर उत्पादन के साधनों को अपने अधिकार में लेना, यह कार्य ही राज्य के रूप में उसका अंतिम कार्य होता है। फलतः एक के बाद दूसरे क्षेत्र में राज्य का हस्तक्षेप अनावश्यक होता जाता है और फिर वह स्वतः समाप्त हो जाता है। व्यक्तियों के शासन का स्थान वस्तुओं का प्रबंध और उत्पादन की प्रक्रियाओं का संचालन ग्रहण कर लेता है। राज्य को रद्द नहीं किया जा सकता, वह अपने मर जाता है। अतः एंगल्स के अनुसार जिस समाज में उत्पादकों ने स्वैच्छिक आधार पर नए ढंग से उत्पादन का संगठन स्थापित कर लिया है, वहाँ संपूर्ण राज्य मशीनरी को चरखे और कुल्हाड़ी के साथ पुरातत्व संग्रहालय में, जहाँ उसका उपयुक्त स्थान है, रख दिया जाता है। उपयुक्त अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि आदर्श वर्ग विहीन, राज्य विहीन, साम्यवादी समाज का निर्माण राज्य के विलुप्त होने की एक आवश्यक शर्त है। स्वैच्छिक उत्पादन कार्य और संबंधों के माध्यम से पूर्ण प्राचुर्य की स्थिति में ही ऐसे समाज की स्थापना संभव हो सकती है जिसके ध्वज पर
मार्क्स के अनुसार हर एक से अपनी क्षमता के अनुसार तथा हर एक को अपनी आवश्यकता के अनुसार का आदर्श वाक्य अंकित हो। आलोचना। मार्क्स का राज्य सिद्धांत भी उसके अन्य सिद्धांतों के समान आलोचकों की कटु आलोचना का शिकार हुआ। उसकी आलोचना इन आधारों पर की जाती है। राज्य एक वर्ग संगठन नहीं, एक नैतिक संगठन है। मार्क्स राज्य को एक वर्ग संगठन मानता है तथा वर्ग को ही उसकी उत्पत्ति का कारण घोषित करता है, मगर वास्तविक दृष्टि से ऐसा नहीं है। राज्य एक वर्ग संगठन होने के बजाय एक नैतिक संगठन है। प्लेटो और अरस्तु दोनों उसे मनुष्य के भौतिक और नैतिक उत्थान का एक साधन मानते हैं। राज्य वर्ग की उत्पत्ति नहीं वरन संपूर्ण समाज की उत्पत्ति है तथा मनुष्य जीवन की इच्छा और आवश्यकता उसे अस्तित्व में लाती है। अरस्तु ने उसके संबंध में यह उचित ही कहा है कि राज्य मनुष्य जीवन की आवश्यकताओं से उत्पन्न हुआ है तथा श्रेष्ठ जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु उसका अस्तित्व बना हुआ है। अतः राज्य का स्वरूप लोक कल्याणकारी है। वह सामान्य इच्छा का प्रतीक है। उसके अनुसार उसके द्वारा जो गतिविधियां आयोजित की जाती है वे किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं, सर्वहितकारी चरित्र की होती है। सर्व कल्याण उनका उद्देश्य होता है। मार्क्स जब जीवित था तब राज्य का व्यक्तिवादी स्वरूप होने के कारण उसका रूप अति विकृत था। हस्तक्षेप की नीति का उसके द्वारा अनुसरण किए जाने के कारण व्यक्तियों के मुख्य रूप से धनी व्यक्तियों द्वारा उसके द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रता का खुलकर दुरुपयोग किया गया तथा उसके माध्यम से साधनहीन श्रमिक वर्ग का अति क्रूर शोषण किया गया। मार्क्स राज्य के इस शोषणकारी रूप को ही उसका सच्चा रूप समझ बैठा। राज्य का यह व्यक्तिवादी रूप आज इतिहास की एक वस्तु बन चुका है। आज के राज्य की नीति हस्तक्षेप से हस्तक्षेप की नीति बन चुकी है। वह लोक कल्याण की दृष्टि से सामाजिक और वैयक्तिक मामलों में प्रभावपूर्ण ढंग से हस्तक्षेप करता है और उनका निहित स्वार्थों द्वारा किए जाने वाले दुरुपयोग को प्रभावी ढंग से रोकने का प्रयास करता है। दरअसल आज का लोक कल्याणकारी राज्य व्यक्तिवाद और समाजवाद का सुंदर सम्मिश्रण युक्त कर चुका है। फलतः आज के राज्य का स्वरूप व्यक्ति को मुख्य रूप से साधनहीन श्रमिक को शोषण से मुक्ति और विस्तृत पैमाने पर सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने वाला बन चुका है, जिसकी कल्पना मार्क्स नहीं कर सका। अतः मार्क्स का राज्य को वर्ग शोषण का एक साधन समझने का विचार अब एक यथार्थवादी विचार नहीं रहा है। सेबाइन के अनुसार यह एक प्रचारात्मक विचार ही है जो मार्क्स के अनुयायियों का प्रेरणा स्रोत हो सकता है। साम्यवाद आज इसी कारण अपनी अपील खोता जा रहा है। उसके द्वारा सुझाए गए बहुत से लोक कल्याणकारी कार्य आधुनिक राज्य ने बिना साम्यवादी वस्त्र धारण किए हुए अपना लिए हैं। फलतः अब का राज्य ना व्यक्तिवादी राज्य है और ना समाजवादी, वरन वह एक लोक कल्याणकारी राज्य वेलफेयर स्टेट है जिसमें दोनों की अच्छाइयाँ प्रतिबिंबित होती है। इसलिए वह अवशोषण का साधन होने के स्थान पर लोक कल्याण का एक सबल साधन बन गया है, जिसका उद्देश्य व्यक्ति और समाज का भौतिक, बौद्धिक और उनके माध्यम से स्वतः नैतिक उत्थान करना है। राज्य का स्थायी संगठन। मार्क्स राज्य को एक अस्थायी संगठन मानता है जिसका समाज से वर्ग उन्मूलन के साथ ही लोप हो जाएगा, लेकिन उसकी राज्य के संबंध में यह धारणा गलत है। राज्य समाज का व्यवस्थापक है। बिना व्यवस्था के समाज नहीं चल सकता और बिना व्यवस्थापक के व्यवस्था लागू नहीं की जा सकती। अतः जब तक समाज रहेगा, राज्य का अस्तित्व किसी न किसी रूप में अनिवार्य रूप से बना रहेगा। राज्य का कभी भी विलोपीकरण नहीं होगा। मार्क्स की राज्य के विलोपीकरण की अवधारणा एकांगी है। मनुष्य स्वभाव में देवत्व और दानत्व दोनों के गुण दुर्गुण का समावेश है। वह कभी ऐसा आदर्श रूप धारण कर ही नहीं सकता, जबकि उसके दानवी पक्ष का नियंत्रण करने के लिए राज्य की आवश्यकता का अनुभव न हो। मनुष्य स्वभाव के देवत्व और दानत्व का संघर्ष एक सनातन संघर्ष है। यह किसी भी सामाजिक व्यवस्था में, चाहे वह कितनी ही आदर्श क्यों ना हो, समाप्त नहीं हो सकता। राम है
तो रावण भी है, कृष्ण है तो कंस भी है। ये दोनों प्रकार की सत असत की शक्तियाँ समाज में कम या ज़्यादा रूप में हमेशा विद्यमान रही है और जब तक मनुष्य है रहेंगी। अतः उनका नियमन करने के लिए राज्य की हमेशा आवश्यकता अनुभव होती रहेगी। यही राज्य के स्थायित्व का आधार है। राज्य विहीन समाज की कल्पना तो की जा सकती है, उसे आदर्श के रूप में प्रतिपादित भी किया जा सकता है, लेकिन उसे यथार्थ रूप प्रदान नहीं किया जा सकता। मानव मनोविज्ञान हमें इसकी संभावना से इनकार करता है। मनुष्य को सामाजिक बनाए रखने के लिए उसके स्वार्थी स्वभाव पर अंकुश लगाने के लिए राज्य की आवश्यकता हमेशा बनी रहेगी। राज्य मनुष्य जीवन का एक स्थायी तत्व ही नहीं, उसका सत्य भी है। राज्य विहीन समाज एक कल्पना की उड़ान। राज्य जब मानव जीवन का एक यथार्थ है, तब फिर हम उसके विलोपीकरण को कैसे संभव मान सकते हैं। मार्क्स की सारी वैज्ञानिकता और कल्पनावादियों के उपहास के बावजूद उसकी स्वयं यह अवधारणा एक कल्पना की उड़ान के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। प्रमाण इसका यह है कि जहाँ जहाँ पर भी साम्यवादी व्यवस्थाएं स्थापित हुई, वहाँ वहाँ राज्य का विलोपीकरण होने के स्थान पर उसका सुदृढ़ीकरण हुआ है। चाहे सोवियत रूस का, चाहे साम्यवादी चीन का उदाहरण ले ले, राज्य वहाँ पर समाप्त होने के बजाय सुदृढ़ ही हुआ है। सोवियत संघ तो सुदृढ़ राज्य होने के बावजूद अपना अस्तित्व तक नहीं बचा सका। आज वह विघटन का शिकार होकर इतिहास की एक वस्तु बन चुका है। साम्यवादी चीन भी राज्य विलोपीकरण के मार्ग को ग्रहण करने के स्थान पर सुदृढ़ीकरण के मार्ग का ही अनुसरण कर रहा है। अतः राज्य विहीन समाज की परिकल्पना एक कल्पना की उड़ान के अतिरिक्त अभी तक और कुछ सिद्ध नहीं हुई है। यह एक मिथ के रूप में ही अधिक है। एक साकार होने वाली कल्पना के रूप में इसका महत्व अधिक नहीं है। महत्व मार्क्स द्वारा प्रतिपादित राज्य विहीन समाज की अवधारणा के संबंध में इन आलोचनाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि यह वैज्ञानिक कम और काल्पनिक अधिक है। अतः इसे एक यथार्थवादी अवधारणा के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता, लेकिन इस कारण से अवधारणा का महत्व स्वीकार करने से इनकार भी नहीं किया जा सकता। यह अवधारणा काल्पनिक होकर भी साम्यवादियों के लिए एक आदर्श का प्रतीक है, प्रेरणा स्रोत है, शोषण मुक्त समाज की स्थापना की एक आशा है। यह एक संदेश भी है जो समाज कैसा होना चाहिए उसका आदर्श रूप प्रस्तुत करती है। निसंदेह वह समाज जिसमें किसी प्रकार का दमन और शोषण ना हो, आदर्श के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। स्वेच्छा जिसमें कार्य की प्रेरणा हो तथा हर व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार समाज में स्वैच्छिक योगदान देता हो तथा अपनी आवश्यकता के अनुसार प्राप्त करता हो, इससे बढ़कर समाज का और क्या आदर्श हो सकता है। अतः यथार्थवादी चरित्र की नहीं होने पर भी मनुष्य के लिए उज्जवल भविष्य की एक आशा, एक प्रेरणा होने के कारण राज्य विहीन समाज की कल्पना का अपना महत्व है और इसी दृष्टि से उसके महत्व को स्वीकार किया जाना चाहिए। मार्क्स की धर्म संबंधी अवधारणा, रिलीजियस कॉन्सेप्ट ऑफ मार्क्स। मार्क्स के अनुसार धर्म एक प्रगति विरोधी तत्व है। वह श्रमिकों के आत्मिक उत्पीड़न और बौद्धिक दासत्व का हथियार है। वह शोषकों के शासन को सुदृढ़ करने का साधन है। लेनिन के अनुसार मार्क्स का कथन है कि धर्म जनता के लिए अफीम स्वरूप है जिसे खिलाकर शासक वर्ग श्रमिकों के शोषण को जारी रखता है। वह उनके विरोध की धार को कुंद कर देता है, उनको स्वर्ग आदि के सपने दिखाकर वास्तविक समस्याओं से अवगत होने के मार्ग को अवरुद्ध करता है। वह जनता की दयनीय और असहाय दशा के लिए उत्तरदायी है। वह भाग्यवाद का प्रचारक है तथा श्रमिकों को अपने दीनहीन जीवन के लिए समाज व्यवस्था को उत्तरदायी ठहराने के बजाय भाग्य को उत्तरदायी ठहराने के लिए विवश करता है। वह उन्हें अंधविश्वासी बनाता है तथा अन्याय और शोषण का विरोध करना सिखाने के स्थान पर उनको अपने पापमय जीवन का प्रतिफल बताता है। कहने का तात्पर्य यह है कि मार्क्स के अनुसार धर्म मनुष्य की समझ को इस तरह से भ्रमित और भ्रष्ट करता है जिससे कि वह समाज के वर्ग चरित्र को सही दृष्टि से समझने में असमर्थ होकर अपनी स्थिति को संघर्ष के माध्यम से सुधारने के बजाय उसे ही अपनी प्रारब्ध मानकर हाथ पर हाथ धरे बैठे रहता है।
इस तरह मार्क्स के अनुसार धर्म हमेशा सत्ताधारियों के हितों को प्रतिबिंबित ही नहीं करता, वरन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उनकी पूर्ति हेतु भी एक प्रभावी भूमिका का निर्वाह करता है। आलोचना। मार्क्स द्वारा धर्म की जो व्याख्या की गई है वह एक सीमा तक सही है, क्योंकि धर्म कम और पाखंड अधिक होता है। कर्म के स्थान पर भाग्य को महत्व देकर मनुष्य को अकर्मण्य बनाता है। फलतः मनुष्य अंधविश्वासी होकर बाह्य कर्म कांड को ही असली धर्म समझ लेता है। फलतः मनुष्य के जीवन में वास्तविक धर्म का स्थान गौण हो जाता है। लेकिन मार्क्स सिर्फ इसी कारण से धर्म का विरोध नहीं करता, वरन इस कारण विरोध करता है कि उसकी अक्सर शासन वर्ग से मिली भगत होती है। फलतः शासक वर्ग उसके और वह शासक वर्ग के निहित स्वार्थों की पूर्ति का साधन बन जाता है। धर्म परिवर्तनवादी होने के स्थान पर यथास्थितिवादी अधिक हो जाता है। वह मनुष्य की दशा सुधारने का साधन होने के स्थान पर उसे जो कुछ प्राप्त है उसी में संतोष करना सिखाता है। धर्म की इस निहित स्वार्थ साधक वाली भूमिका का मार्क्स विरोध करता है और इसीलिए वह धर्म को एक नशा बताता है जिसे पिलाकर शासक वर्ग अपने शोषण और दमनकारी कार्यों को जारी रखता है और जनता को उनकी असलियत से परिचित नहीं होने देता है। अन्यथा मार्क्स का संपूर्ण चिंतन उच्च मानवतावादी आदर्शों से प्रेरित है। इस ओर संकेत करते हुए पोपर का कथन है, वह समाज को सुधार कर उच्च बनाना चाहता था। इस उच्चता का तात्पर्य उसके लिए अधिक स्वतंत्रता, अधिक समानता, अधिक न्याय, अधिक सुरक्षा और उच्च जीवन स्तर से था। मार्क्सवाद की समग्र आलोचना। क्रिटिसिज्म ऑफ मार्क्सिज्म। मार्क्सवाद आधुनिक युग की एक अत्यंत प्रभावशाली वैधानिक सामाजिक विचारधारा है। उसने जितना मनुष्य समाज के राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र को प्रभावित किया है, उतना अन्य किसी विचारधारा ने नहीं किया है। मार्क्सवाद के प्रतिपादक कार्ल मार्क्स को इसलिए वेपर ने सबसे अधिक प्रभावशाली दार्शनिक कहा है। वेपर के अनुसार मार्क्स द्वारा किया गया विश्व का विश्लेषण तो श्रेष्ठ है ही, उससे भी अधिक प्रशंसनीय है ऐतिहासिक शक्तियों की रचनात्मकता के संबंध में उसका दृष्टिकोण। लेकिन इस श्रेष्ठता के होते हुए भी मार्क्सवाद अन्य राजनीतिक विचारधाराओं की भांति त्रुटिहीन नहीं है। मार्क्सवादी दर्शन में चिंतन तथा व्यवहारिक दोनों ही दृष्टियों से अनेक दोष है, जो इस प्रकार है। मार्क्सवाद की आलोचना। आर्थिक तत्व एकमात्र निर्णय नहीं। मार्क्स की यह मान्यता कि मानव के सामाजिक विकास में एकमात्र आर्थिक तत्व ही निर्णायक की भूमिका का निर्वाह करता है, उचित नहीं है। मनुष्य सिर्फ शरीर ही नहीं, वह एक आत्मा भी है। शरीर की भूख प्यास ही उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं, वरन आत्मिक प्यास की संतुष्टि भी उसके जीवन का एक महत्वपूर्ण तत्व है। मनुष्य सिर्फ रोटी से ही जीवित नहीं रहता है, या खाने पीने पर आकर ही उसका जीवन समाप्त नहीं हो जाता है। पेट भरने पर या कभी कभी भूखा रहकर भी वह आत्मिक विकास हेतु चिंतन और प्रयत्न करता है। भारत के ऋषि मुनि और महात्मा लोग जिसके अच्छे उदाहरण हैं। उन्होंने समृद्धि का जीवन त्याग कर, यहाँ तक कि राज्य पाट को भी छोड़कर बुद्ध, महावीर और गांधी की तरह न सिर्फ अपने आत्मिक विकास हेतु प्रयत्न किया, वरन विश्व को भी आत्मिक विकास का मार्ग दिखाया। इसलिए मानव जीवन की सिर्फ आर्थिक व्याख्या ही उसके जीवन की संपूर्ण व्याख्या नहीं हो सकती। उसकी व्याख्या अपूर्ण है। इसलिए हैलोवेल का यह कथन काफ़ी तर्कसंगत है कि मार्क्स के इतिहास की आर्थिक व्याख्या करते समय मनुष्य के मनोवेगों तथा आंतरिक वृत्तियों को अछूता छोड़ दिया। मानव जीवन में अर्थहीन कुछ नहीं है। मनुष्य आत्मिक और नैतिक उच्च आदर्शों की प्राप्ति के लिए अपना जीवन तक न्यौछावर कर देता है। वैज्ञानिकता का दावा अतिशयोक्तिपूर्ण। मार्क्स का वैज्ञानिकता का दावा भी अतिशयोक्तिपूर्ण है। उसके द्वारा प्रतिपादित विभिन्न आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक सिद्धांत के संबंध में निश्चयपूर्वक यह नहीं कहा जा सकता कि वे भी उसी तरह से कार्य करते हैं जिस तरह से प्राकृतिक विज्ञानों के सिद्धांत कार्य करते हैं। मनुष्य कोई अचल पदार्थ नहीं है, वह एक बौद्धिक और भावना प्रधान प्राणी है। अतः उसके जीवन का संचालन प्राकृतिक विज्ञानों के
स्थिर नियमों के अनुसार नहीं किया जा सकता। उसका सामाजिक जीवन अत्यंत जटिल और उलझा हुआ होता है। उस पर मनुष्य स्वभाव का निरंतर प्रभाव पड़ता है, जो सदैव स्थिर नहीं, परिवर्तनशील है। अतः कितना ही वैज्ञानिक आधार पर नियम अनुसार उसका विश्लेषण किया जाए, वह कभी वैज्ञानिक, क्रमबद्ध और वस्तुपरक नहीं हो सकता। मनोवैज्ञानिकता का अभाव। मार्क्स ने अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन करते हुए मनुष्य के मनोविज्ञान का ध्यान नहीं रखा। मनुष्य स्वभाव से ही सत्ताकांक्षी होता है। एक बार सत्ता प्राप्त कर लेने पर वह अपवाद को छोड़कर कभी स्वेच्छा से उसका त्याग नहीं करता है। इसके विपरीत वह उसे निरंतर सुदृढ़ और विस्तृत करने का प्रयास करता रहता है, ताकि वह सदैव उसके तथा उसकी आने वाली पीढ़ियों के हाथ में केंद्रित रहे। मार्क्स द्वारा प्रतिपादित सर्वहारा के अधिनायकत्व का सिद्धांत वास्तव में अंततः उस एक व्यक्ति के अधिनायकत्व में ही परिवर्तित हो जाता है जो दल का सर्वोच्च नेता होता है। रूस में लेनिन, स्टालिन और चीन में माओ का अधिनायकत्व इसका ज्वलंत उदाहरण है तथा वहाँ पर उनके द्वारा जिस निर्मम रूप से उसे सुदृढ़ करने का प्रयत्न किया गया तथा इस हेतु जो तरीके अपनाए गए, वे उनके अधिनायकत्व की मार्क्स के अनुसार जनतांत्रिक स्वरूप के द्योतक नहीं माने जा सकते। सर्वहारा का अधिनायकत्व भी मार्क्स की उसके पूर्ण जनतांत्रिक चरित्र के होने के बावजूद अन्य अधिनायकत्वों की तरह से एक शुद्ध और निरंकुश अधिनायकत्व ही था तथा वह मनुष्य की बुनियादी सत्ताकांक्षा का एक जीता जागता प्रमाण ही था। मार्क्स मनोवैज्ञानिक रूप से मनुष्य की सत्ताकांक्षा की इस कमजोरी या लक्षण को समझ नहीं सका। फलस्वरूप ऐसे आदर्शों की कल्पना कर बैठा जो मनुष्य स्वभाव के मनोविज्ञान के अनुकूल नहीं है। मनुष्य के मूलभूत स्वार्थी स्वभाव के बारे में भी मार्क्स का आकलन उचित नहीं है। मनुष्य परमार्थ भी स्वार्थ से ही करता है। मनुष्य आदर्शवादी कम और यथार्थवादी अधिक है। मार्क्स की भविष्यवाणियां सत्य सिद्ध नहीं हुई। मार्क्स ने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया था कि पूंजीवादी दृष्टि से परिपक्व औद्योगिक देशों जैसे ब्रिटेन, जर्मनी आदि में साम्यवादी क्रांति सबसे पहले घटित होगी, लेकिन उसकी यह भविष्यवाणी सत्य सिद्ध नहीं हुई। क्रांति सर्वप्रथम सामंतवादी रूस में हुई, जो औद्योगिक दृष्टि से एक पिछड़ा हुआ देश था। चीन में भी साम्यवादी क्रांति के माध्यम से इसकी पुनरावृत्ति हुई। यही बात मार्क्स द्वारा प्रतिपादित वृद्धि दरिद्रता के सिद्धांत लॉ ऑफ इंक्रीजिंग पॉवर्टी के साथ सिद्ध हुई। मार्क्स ने लिखा कि पूंजीवादी समाज में प्रतिस्पर्धा तथा उससे उत्पन्न आर्थिक संकटों के कारण इस सिद्धांत के अनुसार धनी और धनी तथा निर्धन और निर्धन हो जाएंगे और इस तरह समाज का स्पष्टता दो परस्पर विरोधी वर्गों में विभाजन तथा दरिद्रों में उत्पन्न वर्ग चेतना के माध्यम से अंततः समाजवादी क्रांति घटित हो जाएगी और पूंजीवादी व्यवस्था का अंत हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राज्य के नवविकसित लोग कल्याणकारी स्वरूप के कारण न अमीर आवश्यकता से अधिक अमीर और न गरीब जरूरत से ज़्यादा गरीब हुए, वरन उन दोनों के मध्य एक शक्तिशाली और संतुलनकारी मध्यम वर्ग विकसित हो गया, जिसने पूंजीवादी राज्य को दुर्गुणों से मुक्त ही नहीं किया, वरन दरिद्र वर्ग को मध्यम वर्ग में परिवर्तित कर उसे क्रांतिकारी होने से भी रोक दिया। क्रांति के स्थान पर राज्य सुधारवादी होकर जनतांत्रिक संस्थाओं को सुदृढ़ करने वाला एक संगठन बन गया। फलतः पूंजीवादी समाज में स्वतंत्रता के साथ एक बहुत बड़ी सीमा तक समानता की स्थिति स्थापित हो गई और उसने क्रांति की संभावनाओं को धूमिल कर दिया। वर्ग संघर्ष को आवश्यकता से अधिक महत्व। मार्क्स सामाजिक विकास प्रक्रिया में वर्ग संघर्ष को आवश्यकता से अधिक महत्व प्रदान करता है। वर्ग संघर्ष जो अनिवार्य रूप से मार्क्स के अनुसार हिंसक चरित्र का है तथा जिसे वह क्रांति के द्वारा नए समाजवादी समाज की उत्पत्ति में दायी की भूमिका प्रदान करता है, सामाजिक प्रगति का एक सीमा तक ही सार्थक साधन सिद्ध होता है। अंततः तो नए समाज के निर्माण के लिए वर्ग सहयोग की आवश्यकता होती है, वास्तव में वर्ग संघर्ष नहीं। वर्ग सहयोग ही सामाजिक विकास की कुंजी है,
क्योंकि हिंसा नहीं, अहिंसा, युद्ध नहीं, शांति ही वे साधन हैं जिन्हें अपनाकर स्थायित्व के साथ उन मौलिक सामाजिक परिवर्तनों को जन्म दिया जा सकता है तथा उन्हें अपने तर्कसंगत परिणाम पर पहुंचाया जा सकता है जो नए समाज की उत्पत्ति के प्रभावकारी साधन सिद्ध हो सकते हैं। वर्ग संघर्ष आधारित हिंसात्मक साधन मौलिक सामाजिक परिवर्तन कर तो सकते हैं, लेकिन स्वेच्छा नहीं, शक्ति आधारित होने के कारण उन्हें स्थायित्व प्रदान नहीं कर सकते। राज्य का विलोपीकरण संभव नहीं। मार्क्स का आदर्श समाज एक राज्य विहीन समाज है। मार्क्स राज्य को एक वर्ग संगठन मानता है, अतः उसकी मान्यता है कि आदर्श समाज में वर्ग उन्मूलन के कारण राज्य भी स्वतः समाप्त हो जाएगा, क्योंकि उसकी आवश्यकता नहीं रहेगी। समाज का संपूर्ण उत्पादन कार्य स्वेच्छा आधारित आर्थिक संबंधों के माध्यम से होगा। वर्ग शोषण समाप्त हो जाएगा, अतः समाज के किसी भी वर्ग के दमन की आवश्यकता नहीं होगी। फलतः दमन आधारित राज्य भी एक व्यर्थ की वस्तु हो जाएगा और अनुपयोगी होकर आप अपनी मौत पा जाएगा। लेकिन ऐसा होना संभव नहीं है। राज्य दमनकारी ही नहीं, समाज की व्यवस्था को बनाए रखने का साधन भी है। अतः जब तक समाज रहेगा उसकी एक अनिवार्य रूप से व्यवस्था रहेगी, और जब तक उसकी व्यवस्था रहेगी उसका अनिवार्य रूप से किसी न किसी रूप में अस्तित्व बना रहेगा। राज्य शक्ति वास्तव में समाज शक्ति का ही प्रतिरूप है। शक्ति हमेशा दमनकारी हो यह जरूरी नहीं है, उसका एक जनहितकारी रूप भी है। अतः राज्य जनहित के एक साधन के रूप में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निरंतर विद्यमान रहेगा। उसका अवसान समाज के अवसान से ही संभव है, और समाज का अवसान मनुष्य के अवसान से ही हो सकता है। हाँ, जब मनुष्य नहीं रहेगा उसका अस्तित्व अनावश्यक होकर स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। लेकिन जब तक मनुष्य है, उसका समाज है, तब तक राज्य है, क्योंकि व्यवस्था के रूप में उसकी आवश्यकता है। अतः मार्क्स का राज्य विहीन समाज का आदर्श के रूप में महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन यथार्थ में नहीं। राज्य अस्तित्व मनुष्य के एक सनातन यथार्थ का रूप है और मनुष्य के अस्तित्व के साथ बंधा हुआ है। जब तक मनुष्य रहेगा, राज्य रहेगा। राष्ट्रीयता की भावना महत्वपूर्ण। इतिहास की आर्थिक व्याख्या के कारण मार्क्स वर्ग को महत्वपूर्ण और राष्ट्रीयता या देश भक्ति की भावना को महत्वपूर्ण नहीं मानता है। इसीलिए वह घोषित करता है कि श्रमिकों का कोई राष्ट्र नहीं होता। लेकिन विश्व इतिहास का अध्ययन यह तथ्य स्पष्ट करता है कि सामाजिक विकास में वर्ग भाव ने जितनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है, उससे राष्ट्रभाव ने कहीं अधिक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है। मातृभूमि, उसकी सुरक्षा और समृद्धि का भाव मनुष्य हृदय का एक स्थायी भाव है। शांति काल में देश उन्नति में सहायक के रूप में तो यह दृष्टिगोचर होता ही है, लेकिन संकट या युद्ध काल में इसकी बड़ी सशक्त अभिव्यक्ति होती है तथा देश रक्षा हेतु व्यक्ति बड़े से बड़ा त्याग, यहाँ तक कि आवश्यकता होने पर सहर्ष अपने प्राणों का त्याग भी कर देता है। हर देश का इतिहास ऐसे कर्मवीरों, त्यागियों और शहीदों से भरा पड़ा है, जबकि उन्होंने किसी आर्थिक या अन्य लोभ लालचवश नहीं, वरन शुद्ध देशभक्ति की भावना का परिचय देते हुए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया था। राष्ट्रभक्ति की भावना मनुष्य में वर्ग भावना से भी अधिक सुदृढ़ होती है, और इससे मार्क्स के अनुयायी भी अछूते नहीं रहे हैं। पश्चिमी देशों के कई साम्यवादी द्वितीय विश्व युद्ध में इसी भावना से प्रेरित होकर अपने देश की रक्षा के लिए आक्रमणकारियों से लड़ते हुए शहीद हो गए थे। मार्क्स राष्ट्रभक्ति की इस भावना का सही मूल्यांकन नहीं कर सका। यह उसके चिंतन का एक गंभीर दोष है जो उसे अनुपयोगी बनाता है। मार्क्स का धर्म विरोध भी उचित नहीं। मार्क्स ने धर्म को अफीम के नशे की संज्ञा दी है, जिसका प्रयोग धर्म अधिकारियों के माध्यम से सत्ताधीश लोग अपने सत्तागत निहित स्वार्थों की पूर्ति के लिए करते हैं। धार्मिक उन्माद निसंदेह बुरा है तथा वह मनुष्य को वास्तविक स्वयं की तथा समाज की स्थिति से अवगत होने से रोकता है। इसका विरोध किया जाना उचित ही नहीं, आवश्यक भी है, और इसीलिए राज्य धर्म के स्थान पर अब धर्मनिरपेक्षता का भाव राज्य ने ग्रहण कर लिया है तथा वह धर्म को मनुष्य का एक वैयक्तिक विषय मानकर उसे अपनी इच्छा अनुसार धार्मिक अवस्था रहने का मौलिक अधिकार प्रदान करता है। वह मनुष्य और समाज के धार्मिक मामलों में
तभी हस्तक्षेप करता है, जबकि इस धार्मिक स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया जाता है तथा धर्म के नाम पर व्यक्ति और समाज को भ्रमित कर अशांति का वातावरण बनाया जाता है। अन्यथा धर्म का जहाँ तक मनुष्य के नैतिक और आत्मिक उत्थान का प्रश्न है, उसे पूरी स्वतंत्रता प्राप्त है, क्योंकि हर समय समाज में अब यह मान लिया गया है कि धर्म की मनुष्य के जीवन में एक रचनात्मक भूमिका है, अतः उसे उस भूमिका को निर्वाह करने की आज़ादी दी जानी चाहिए। साम्यवादी देशों में भी व्यक्ति और धर्म को यह स्वतंत्रता प्राप्त है। धर्म का सिर्फ राजनीतिक महत्व ही समाप्त किया गया है, लेकिन मनुष्य के नैतिक आत्मिक उत्थान के एक वैयक्तिक अधिकार के रूप में उसे पूर्ण मान्यता प्राप्त है तथा कार्य करने की स्वतंत्रता भी प्राप्त है। मार्क्स धर्म के इस रचनात्मक रूप को नहीं देख सकता तथा उसे सत्ताधीशों का एक आम जनता का शोषण का साधन मानकर उसे जनता को गुमराह करने वाला या उसे अपने अधिकारों से अचेत करने का साधन घोषित कर बैठा। मार्क्सवाद में मौलिकता का अभाव है। मार्क्सवाद के सिद्धांतों में मौलिकता का अभाव है। मार्क्स में जितने भी सिद्धांत प्रतिपादित किए थे, जैसे द्वंद्ववाद का सिद्धांत, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत या वर्ग संघर्ष या क्रांति का सिद्धांत, ये सभी सिद्धांत मार्क्स के पूर्व अन्य विद्वानों द्वारा प्रतिपादित किए जा चुके थे। जर्मनी से उसने द्वंद्ववाद का, फ्रांस से उसने क्रांति का तथा ब्रिटेन से उसने अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत ग्रहण किया। मार्क्स का इस दृष्टि से योगदान सिर्फ यह है कि यह जो सामग्री विभिन्न देशों से बिखरी हुई थी, उसे उसने एक व्यवस्थित या क्रमिक या वैज्ञानिक रूप दिया और उसे एक सूत्र में पिरोकर एक संपूर्ण दर्शन का निर्माण किया, जिसके माध्यम से शोषणकारी पूंजीवादी समाज के स्थान पर एक शोषण मुक्त समाजवादी साम्यवादी समाज की रचना की जा सकती थी। अतः मार्क्सवाद एक मौलिकवाद नहीं है, वरन पूर्व प्रतिपादित विभिन्न सिद्धांतों को एक सूत्र में पिरोने वाला सामाजिक सिद्धांत है। इन सब आलोचनाओं के आधार पर लास्की ने साम्यवाद अर्थात मार्क्सवाद को एक ऐसी विचारधारा घोषित किया है जो बौद्धिक भूलों, नैतिक अंधपन और सामाजिक विपथन प्रवृत्ति का शिकार है। इन आलोचनाओं के कारण यद्यपि मार्क्स द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों की सत्यता को आंख मीच कर स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसके द्वारा एक ऐसी विचारधारा का प्रतिपादन किया गया जिसने समस्त विश्व पर ऐसा प्रभाव डाला जैसा आज तक किसी अन्य विचारधारा ने नहीं डाला। मार्क्स एक प्रखर बुद्धि का धनी और पैनी दृष्टि का महान व्यक्ति था। उसकी महानता की ओर संकेत करते हुए ईसा बर्लिन ने लिखा है, 19वीं शताब्दी में बहुत से प्रभावशाली आलोचक और क्रांतिकारी हुए हैं जो मौलिकता, क्रांतिकारिता और सिद्धांतवादिता में मार्क्स से कम नहीं थे, लेकिन उनमें से मार्क्स की भांति एकाग्रचित्त वाला अपने जीवन का प्रत्येक शब्द तथा कार्य साधन रूप में अपने एक तत्कालिक एवं व्यवहारिक उद्देश्य की पूर्ति हेतु समर्पित करने वाला कोई नहीं था। वेपर ने भी इसी मत का समर्थन करते हुए कहा है कि मार्क्स की गणना विश्व के सर्वाधिक महत्वपूर्ण राजनीतिक दार्शनिकों में होनी चाहिए। उसने विश्व को न केवल एक नवीन क्रांतिकारी विचारधारा दी, बल्कि उस विचारधारा के द्वारा विश्व के इतिहास की दिशा ही बदल दी। मार्क्स ने ऐसी परिवर्तनकारी एवं क्रांतिकारी विचारधारा के प्रतिपादन हेतु अपने समय के पूंजीवादी राज्य का दूरदर्शितापूर्ण निरीक्षण किया तथा उसके आधार पर वैज्ञानिक आधार पर नियम निर्धारित किए और यह बताया कि किस तरह इन नियमों के कार्यान्वयन के माध्यम से पूंजीवाद का अंत और समाजवाद का आगमन अनिवार्य कसौटी पर खरी उतरती। लेकिन मार्क्स ने क्या अरस्तु सहित किसी भी सामाजिक वैज्ञानिक में ने ऐसी क्षमता सारे प्रयासों के बावजूद नहीं होती। वे भविष्य के विकास का अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन वह अनुमान 100% सही सिद्ध हो इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकते, क्योंकि वे वैज्ञानिकों की तरह किसी जड़ पदार्थ का नहीं, वरन उस मनुष्य का अध्ययन करते हैं जो एक चेतनाशील, बौद्धिक और भावनाशील प्राणी है। अतः उसके व्यवहार के संबंध में की गई भविष्यवाणियाँ निश्चयात्मक नहीं, अनिश्चयात्मक चरित्र की ही होती है। मार्क्स पर भी यह बात लागू होती है।
उसकी मान्यताओं को लेकर उस पर भी आक्षेप हुए तथा उन्हें असत्य सिद्ध कर असत्य घोषित किया गया। मैक्सी इस ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हुए कहता है कि किसी भी समाज विषयक विचारधारा पर कभी इतने प्रबल आक्षेप नहीं हुए जितने मार्क्सवाद पर हुए हैं। उग्र तथा प्रतिगामी समाजवादी तथा पूंजीवादी विचारकों ने पूरी शक्ति के साथ अपनी तोपों से उस पर गोलीबारी करके उसे विध्वंस करने का प्रयास किया है। मार्क्स के मूल्य के सिद्धांत के बारे में यह सिद्ध किया गया है कि इसमें आंशिक सत्य है। मार्क्स का आर्थिक नियतिवाद का सिद्धांत सभी सामाजिक घटनाओं की व्याख्या करने में असमर्थ सिद्ध हुआ। वर्ग संघर्ष के मार्क्सवादी सिद्धांत के इतिहास के तथ्यों के तथा समाज की वास्तविक रचना का विरोधी होने की बात को प्रमाणित किया जा चुका है। पूंजी के केंद्रीकरण तथा पूंजीवाद के विध्वंस के विषय में मार्क्स द्वारा की गई भविष्यवाणी सत्य सिद्ध नहीं हुई है। राज्य को मुख्य रूप से आर्थिक शोषण का साधन मानने का विचार अत्यधिक एकांगी और दोषपूर्ण साबित किया जा चुका है। क्रांति और पुनर्निर्माण के संबंध में मार्क्सवादी सिद्धांत गलत और भ्रांतिपूर्ण सिद्ध किए जा चुके हैं, किंतु इन सब खंडनों के बावजूद मार्क्स आधुनिक युग की राजनीतिक और आर्थिक चिंतन में एक शक्तिशाली तत्व बना हुआ है। फलतः मार्क्स के सिद्धांतों को अत्यधिक लोकप्रियता प्राप्त है तथा उनको प्रतिपादित करने वाला मार्क्सवाद एक युग धर्म बन गया है। उसमें अपने सारे दोषों के बावजूद शोषित पीड़ित मनुष्य को अपनी मुक्ति के लिए अपनी ओर आकर्षित करने की अपार क्षमता है। मार्क्सवाद आज एक विचार ही नहीं, एक आंदोलन बन चुका है, श्रमिक वर्ग का एक शक्तिशाली आंदोलन। आज श्रमिकों की दशा में जो भी सुधार हुआ है उसका एक बहुत बड़ी सीमा तक श्रेय मार्क्स और उसके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत और उनका व्यवहार है। मार्क्स ने श्रमिक आंदोलन को एक दर्शन और दिशा दी। कैटलिन के अनुसार मार्क्स ने एक आंदोलन को वह सैद्धांतिक आधार प्रदान किया जिसका अब तक उसमें अभाव था। मार्क्स का श्रमिक शोषण मुक्ति आंदोलन को यह एक सबसे महत्वपूर्ण और महान योगदान है। अतः अंत में हम फ्रेज मिहरिंग के शब्दों में मार्क्स के लिए कह सकते हैं कि अपने युग की घृणा और प्रताड़ना मार्क्स को मिली। निरंकुश और गणतंत्री दोनों तरह की सरकारों ने उसे अपनी भूमि से निर्वासित किया। उच्च वर्ग, अनुदार वर्ग, उग्र जनतंत्रवादी सभी ने उसके विरुद्ध जहर उगलने की प्रतिस्पर्धा की। उसने इस सब को मकड़ी के जालों की तरह झाड़ पोंछ करके साफ कर दिया, उनकी उपेक्षा की और उन्हें उत्तर तभी दिया जब जरूरी हो गया। जब वह मरा, करोड़ों क्रांतिकारी श्रमिकों ने अपना प्रेम, सम्मान, संवेदना सब कुछ उस पर लुटाया। साइबेरिया की खदानों से लेकर कैलिफोर्निया के तट तक सभी उसके मातम में दुखी हुए। उसके सैद्धांतिक प्रतिद्वंद्वी अनेक रहे, लेकिन व्यक्तिगत शत्रु शायद ही कोई था। उसका नाम और काम सदियों तक अमर रहेगा। किसी दार्शनिक का महत्व इसी बात से आंका जाता है कि वह अपने चिंतन से भविष्य की राजनीति को किस तरह से और कितना प्रभावित करता है। इस दृष्टि से हम देखें तो हमें यह कहने में कोई संकोच अनुभव नहीं होता है कि मार्क्स के चिंतन से ही विश्व में समाजवादी आंदोलन हुए और हो रहे हैं। अतः ग्रे ने इस आधार पर उसे 19वीं शताब्दी का सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्तित्व घोषित किया है तथा वेपर ने इस आधार पर उसके संबंध में कहा है कि अपने संदेश की शक्ति, अपनी शिक्षा की प्रेरणा और अपने द्वारा भविष्य के विकास पर डाले गए प्रभाव के कारण विश्व के महान राजनीतिक चिंतकों के किसी भी संग्राम में मार्क्स का स्थान सुरक्षित है।